हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने एनालिसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल किया था। आई थिंक आज बैचेज मर्ज हुए नहीं है, मे बी पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड होने के बाद होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने एनालिसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल किया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे जेड इफेक्टिव, ये जेड ई डबल एफ से। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है हमारे पास, जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है या जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स हैं, उनमें क्या है, न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन है, और उन प्रोटॉन की वजह से कितना चार्ज है, जेड इंटू ई चार्ज है। जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है और हर प्रोटॉन का चार्ज कितना है, ई है, तो जेड इंटू ई चार्ज है। तो उतने चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए मान लो। ठीक है,
एंड इसी टाइप से हमारे पास ये थर्ड ऑर्बिट है, इसमें मान लो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, हमारे पास जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, मतलब सबसे बाहर के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बाकी इलेक्ट्रॉन से रिपेल भी तो हो रहा है ना यार। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स पर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ओके, सो क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। ओके, तो इस रिपल्सन की वजह से हमारे पास जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो गया। ओके, ये जो हमारे पास क्या हो रहा है, जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन बाकी इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। इस रिपल्सन की वजह से तो इसको मैं मतलब रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों को कंसीडर करते हुए इसको मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास ये इफेक्टिवली जेड इफेक्टिव इंटू ई चार्ज से अट्रैक्ट होगा। तो अब जब यहाँ पर इस अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो जैसा हम बता रहे हैं कि जेड इफेक्टिव इंटू ई चार्ज से अट्रैक्ट होके, जेड इंटू ई चार्ज से अट्रैक्ट होके, ये कितने से अट्रैक्ट होगा, जेड इफेक्टिव इंटू ई चार्ज से अट्रैक्ट होगा। एंड ये जो चार्ज है दैट इज लेस देन जेड, ठीक है। सो जेड इफेक्टिव विल बी लेस देन जेड। तो यहां पर क्या हुआ है, जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास सिस्टम है, उस मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या है, जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। कितने चार्ज के करस्पॉन्डिंग अट्रैक्ट हो रहा है, जेड इंटू ई चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन ये जो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बाकी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। बाकी इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या कर रहे हैं, ओके। तो लिखो फिर इसमें, मतलब ये बना लो, ड्रॉ कर लो, देन इसके बाद लिख लेते हैं हम। यस दैट, बट फर्स्ट ऑर्बिट में भी हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर हम जब अट्रैक्शन की बात करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, अगर तुम बोल रहे हो कि सर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जस्ट अट्रैक्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस से तो अट्रैक्ट होगा, लेकिन ये दूसरे इलेक्ट्रॉन इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। ओके, तो हर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से और उसके अंदर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से रिपेल होता है, लेकिन न्यूक्लियस उसे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ऑब्वियसली बाकी इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की वजह से उसका जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, हाँ, अगर तुम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हो, अगर तुम एग्जाम्पल किसका लेते हो, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो हाइड्रोजन के केस में जस्ट अट्रैक्शन हो रहा है, वहां पर रिपल्सन नहीं हो रहा, बिकॉज वहां पर रिपेल करने के लिए हाइड्रोजन में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई मैंने मल्टी इलेक्ट्रॉनिक बोला था। ओके, तो जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं उन केस में क्या होगा कि जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, बट बाकी इलेक्ट्रॉन्स उसे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो उस रिपल्सन की वजह से हमारे पास जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन जो है वो जेड इंटू ई चार्ज से अट्रैक्ट ना होके जेड इफेक्टिव इंटू ई चार्ज से अट्रैक्ट होगा। और ऑब्वियसली यहाँ पर जेड इफेक्टिव जो है वो क्या है, लेस देन जेड। दैट्स डिपेंड, वो फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सी साइड है, क्योंकि जैसा हमने बताया था, ये तो हम जैसे तुम्हें ड्रॉ करके बता रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या है, इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पे भी हो सकता है ना। ये कोई फिक्स पोजीशन नहीं है कि यहीं पर इलेक्ट्रॉन होगा। ये तो जस्ट हमने ड्रॉ करके तुम्हें बता दिया, इलेक्ट्रॉन हो सकता है इधर भी हो, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, ड्रॉ कर लिया सबने, आगे चलें। ओके, तो इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन is attracted by nucleus but repelled by other electrons due to this repulsion. Attraction of nucleus, sorry, attraction of electron, the attraction of valence shell electron towards nucleus decreases. This phenomena is called screening effect or shielding effect. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। देख लिया सबने?
Okay, now electrons which are closer to nucleus will repel valence electron with greater extent or they will have greater screening effect. तो जो क्लोजर टू न्यूक्लियस है वो वाले इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, एंड यही रीजन है जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन other orbital electron because S is closer to nucleus. तो एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है वो पी के कंपेरिजन में क्या क्लोजर है, या बाकी ऑर्बिटल्स के कंपेरिजन में क्या है, क्लोजर टू न्यूक्लियस है, तो ऑब्वियसली उसका स्प्रिंग इफेक्ट जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, स्प्रिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो अगर चारों टाइप के ऑर्बिटल को हम कंपेयर करें, चारों टाइप के ऑर्बिटल का अगर हम स्प्रिंग इफेक्ट कंपेयर करें तो एस का सबसे ज्यादा, उससे कम पी का, उससे कम डी का और सबसे कम एफ का होता है। ओके, तो जितना क्लोजर टू न्यूक्लियस हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसको प्रोटेक्ट करना। ओके, न्यूक्लियस के चार्ज को, शील्डिंग मतलब प्रोटेक्शन। तो जो क्लोजर टू न्यूक्लियस है वो जो है न्यूक्लियस के चार्ज को क्या है, ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे कंपेयर टू बाहर वाला। हो गया सभी का? ओके, तो नाउ हमारे पास इसके लिए
दैट एस ऑर्बिटल मतलब कोई भी एस ऑर्बिटल, ठीक है, कोई भी एस ऑर्बिटल की बात है वो। हाँ, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर तुम एसपीडीएफ कंपेयर करोगे तो एसपीडीएफ में ऑब्वियसली एस क्लोजर होगा पी से, पी क्लोजर होगा डी से, डी क्लोजर होगा एस से। तो नाउ तो जेड इफेक्टिव जो है वो जेड से कम है, ठीक है, और जेड इफेक्टिव जेड से कितना कम है, तो जेड माइनस एस या जेड माइनस सिग्मा, कुछ भी लिख सकते हैं, जेड माइनस सिग्मा लिख दो चलो। तो ऑब्वियसली जेड तो यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है, और ये जो सिग्मा है ये आएगा ड्यू टू स्क्रीनिंग, ठीक है, या जो जो हमारे पास बाकी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं ना, उसकी वजह से आ रहा है ना। तो पहले इतने के करस्पॉन्डिंग क्या अट्रैक्शन हो रहा था, अभी उससे कम अट्रैक्शन होगा, क्यों, क्योंकि कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्सन हो रहा है, तो ये वाला पार्ट जो है रिपल्सन की वजह से आया है। तो सिग्मा जो है इट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो जेड हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे और सिग्मा कैसे निकालेंगे वो भी हम थोड़ी देर में तुम्हें बताते हैं, ठीक है। तो पहले ये लिख लो, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि जेड, सॉरी, ये सिग्मा कैसे निकालेंगे। ऑब्वियसली सिग्मा आ गया तो जेड इफेक्टिव भी आ जाएगा। तो जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा, और यहाँ पर जेड तो एटॉमिक नंबर, सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जो कि किसकी वजह से आता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से आता है या शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आता है। सिग्मा वृष्टि, इट इज सिग्मा, सिग्मा, लिख लिया सभी ने? ओके, तो अब देखो ये सिग्मा निकालने के लिए हमारे पास एक रूल है जिससे हम बोलते हैं स्लेटर्स रूल। सानिका, सीईटी एग्जाम ऐसा है कि भाई देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है। सीईटी का ऐसा है कि किसी का अगर जेई में अच्छा रैंक नहीं आया तो सीईटी के थ्रू हो सकता है अच्छा स्कोर करके किसी अच्छी कॉलेज में चला जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है दो, बट दे सकते हो। सो नाउ सिग्मा निकालने के लिए हमारे पास है स्लेटर्स रूल। तो देखो जैसा हमने ऑलरेडी तुम्हें बताया कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के पास है वो ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उनका स्क्रीनिंग कांस्टेंट में भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। तो देखो सिग्मा इज 0.35 इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इन एन सेल, ठीक है, वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखो, तो उनमें से क्या एक पर तुम ऑलरेडी स्क्रीनिंग इफेक्ट देख के रहे कि वो कितना अट्रैक्ट होने वाला है ना। उनमें हमारे पास मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन पर तो हमें देखना कि वो न्यूक्लियस से कितना अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसके अलावा बाकी कितने इलेक्ट्रॉन है वही स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे ना, ठीक है। तो अगर वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन में हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, ओके।
क्योंकि एक पर हम अट्रैक्शन देख रहे हैं कि कितना वो न्यूक्लियस अट्रैक्ट हो रहा है, तो बाकी दो इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। तो नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, मतलब जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन कम लेना है। ओके, प्लस 0.85, मैंने बोला कि क्लोजर टू न्यूक्लियस वालों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, हर वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना है सिग्मा में, 0.35 है। उससे अंदर वाले ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो वो 0.85 होगा। तो 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल मतलब कि n-1 वाला ऑर्बिट। ओके, पेनल्टीमेट सेल मतलब क्या है, n-1 ऑर्बिट। तो जो हमारे पास nth ऑर्बिट है वो तो ऑब्वियसली वैलेंस सेल हो गया, उसके अंदर वाला जो ऑर्बिट है, जो कि जैसे मान लो हमारे पास 5 ऑर्बिट है, फिफ्थ ऑर्बिट इज वैलेंस सेल, ठीक है। तो जो फोर्थ ऑर्बिट है वो पेनल्टीमेट सेल हो जाएगा। ओके, n-1 वाला ऑर्बिट मतलब पेनल्टीमेट सेल या n-1 ऑर्बिट। यस, दिस इज प्लस साइन इन बिटवीन, ये जो है ये प्लस है, ठीक है। देन अब ये तो बाहर के दो ऑर्बिट हो गए, एक nth ऑर्बिट हो गया, एक n-1 वाला ऑर्बिट हो गया। nth ऑर्बिट के हर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 0.35 है। और n-1 वाला जो ऑर्बिट है उसके पेनल्टीमेट, स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग लिखी है सर, पेनल्टीमेट इसका स्पेलिंग क्या है, इट इज PENULTIMAT, पेनल्टीमेट, पेन अल्टीमेट, ठीक है। तो पेनल्टीमेट सेल जो है मतलब n-1 वाला ऑर्बिट जो है, जो कि वैलेंस सेल से पहले फिल किया जाता है। ओके, तो वैलेंस पेनल्टीमेट सेल मतलब n-1 ऑर्बिट के हर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इज 0.85। अब ये दोनों बाहर के ऑर्बिट हो गए। इन ऑर्बिट के अलावा बाकी जितने भी अंदर के ऑर्बिट है हर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 1 लिया जाएगा, ठीक है। सो नंबर 1 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अदर ऑर्बिट। बाकी जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनके हर एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या होगा, 1 होगा। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे सिग्मा निकालने के लिए। ओके, ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई किया जाएगा, सिग्मा निकालने के लिए या स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए। तो हम थोड़ी देर में एग्जांपल लेंगे, वहां से तुम्हें और क्लियर होगा।
यस सर, सेम ऑर्बिट के लिए हमने एसपीडीएफ की बात की थी, अगर अलग अलग ऑर्बिट का है देन वो ऑब्वियसली अलग अलग। तो नाउ हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जेड क्या होता है? हाइड्रोजन का जेड होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो सिग्मा क्या आएगा? तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो 0.35 इंटू, अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में एक है, लेकिन हमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है, क्योंकि हमने क्या बोला, नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 0.35 इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो उस एक इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो ये क्या आ गया? 0। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू 0 आ रही है। ओके, सिग्मा की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जेड इफेक्टिव जो है वो क्या हो गया? 1 माइनस 0 दैट इज 1। या वैसे भी हम देख सकते हैं यार, इट इज यूनि इलेक्ट्रॉनिक है ना, ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी है। स्क्रीनिंग इफेक्ट तो कब आएगा? जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो हमारे पास, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही एक है ना, तो कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा ही नहीं। ओके, कॉन्फ़िगरेशन है वृष्टि, ये 1s1, दिस इज 1s1 हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन ना। ठीक है, अब बात करते हैं हीलियम की। तो हीलियम के केस में जेड हमारे पास होता है 2, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2। ओके, सो व्हाट इज सिग्मा? तो 0.35 इंटू, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वैलेंस शेल में? 2, लेकिन हमें रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर हम ऑलरेडी क्या है देख रहे हैं कि वो कितना अट्रैक्शन होगा, तो उसके अलावा कितना इलेक्ट्रॉन आया? उसके अलावा हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, सो 0.35 इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज 1, तो ये हो गया 0.35। लेकिन देखो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है, हीलियम के केस में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। हीलियम के केस में जो सिग्मा होता है इट इज 0.3। ठीक है, तो याद रखना ये एक्सेप्शन है, हीलियम के केस में क्या है? एक्सेप्शन है। बाकी जगह फॉर्मूला हम लगाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो इट इज एक्सेप्शन। तो ऑब्वियसली सिग्मा इज 0.3। इसको मतलब वैसे तो पूछते नहीं है सिग्मा वगैरह या जेड वगैरह, जेड इफेक्टिव वगैरह, बट अगर पूछा तो हीलियम का जेड इफेक्टिव क्या हो गया फिर? हीलियम का सिग्मा जो है 3 होता है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव क्या है इसका? 2 माइनस 0.3। जेड क्या है? जेड 2 है, और सिग्मा कितना आया? 0.3, तो जेड इफेक्टिव क्या आ गया? 1.7 आ गया। ओके, तो जेड इफेक्टिव हो गया हीलियम का 1.7। ऐसे होना चाहिए था फॉर्मूले के हिसाब से 0.35, बट एक्चुअल में क्या है? 0.3 है। ठीक है, तो ये लिखो, फिर आगे चलते हैं। तो अभी और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि जेड इफेक्टिव क्या आएगा। पहले लिख लो।
ठीक है, हो गया सबका। नाउ देखो आगे हम चलते हैं। सो नेक्स्ट हम लेते हैं Li लिथियम। सो लिथियम का जेड क्या है यार? लिथियम का जेड है सी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज 1s2 2s1। तो सिग्मा अगर हमें निकालना है तो देखो, वैलेंस सेल कौन सा? सेकंड ऑर्बिट। वैलेंस सेल सेकंड ऑर्बिट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 1 है, लेकिन हमें रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन देखना है। तो 0.35 इंटू 0, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 0, प्लस 0.85 इंटू, ठीक है, ये वैलेंस सेल है, ये अंदर वाला सेल है। फर्स्ट ऑर्बिट इज n-1 वाला सेल या अंदर वाला सेल, तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। तो क्या आया ये? तो सिग्मा आ गया हमारे पास 1.7। तो सिग्मा इज 1.7। तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जेड इफेक्टिव इज 3 माइनस 1.7। ठीक है, तो 3 माइनस 1.7 कितना हुआ? 1.6। तो लिथियम का जेड इफेक्टिव जो है हो जाएगा 1. ओके, नाउ बेरिलियम जिसका Z4 है उसका देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2। ठीक है, तो वैलेंस सेल क्या है? तो देखो इस टाइप से पेयर बना लो, पेयर से और इजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। ओके, तो सिग्मा इज इक्वल टू, तो 0.35 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2 हैं। ओके, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हमें रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, मतलब एन, मतलब जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, उससे एक इलेक्ट्रॉन कम लेना है। तो एक इलेक्ट्रॉन कम ले लिया, प्लस 0.85 इंटू n-1 वाले ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ले लिए, 2 ही ऑर्बिट हमारे पास यहाँ पर। तो कितना आ गया ये? तो ये हमारे पास आ गया 2.05। तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जेड इफेक्टिव हो जाएगा 4 माइनस 2.05, दैट इज 1.95। ठीक है, तो लिखो ये, फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? हो गया सबका? नाउ ऑक्सीजन का बताओ क्या होगा, जेड इफेक्टिव। ऑक्सीजन का जेड क्या होता है? ऑक्सीजन का जेड होता है 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p4। तो इसका जेड इफेक्टिव बताओ कितना होगा? यस, मेरी का करेक्ट है। वैलेंस सेल कौन सा होता है दैट्स
जो सबसे बाहर का ऑर्बिट होता है, जिसका एन सबसे ज्यादा होता है, वही वैलेंस शेल होता है ना। तो यहाँ पर दो ही ऑर्बिट है, एक फर्स्ट ऑर्बिट और एक सेकंड ऑर्बिट है, तो सेकंड ऑर्बिट ऑब्वियसली वैलेंस शेल हुआ ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू 0.35 इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में कितने हैं, देखो 6 है। सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो एक पर तो हम ऑलरेडी देख ही रहे कि कितना इफेक्ट होगा, ठीक है। तो उसके अलावा बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हुए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आए 5। इसके अलावा सेकंड लास्ट ऑर्बिट कौन सा है, फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितना है ये, 1.75 प्लस 1.7 दैट इज 3.45। तो जेड इफेक्टिव क्या आ गया, जेड इफेक्टिव जेड माइनस 3.45 या जेड माइनस सिग्मा, सो इट इज 4.55। ओके, तो दिस इज जेड इफेक्टिव। तो देखो, तो अब हम यहाँ पर नोट 1 लिख लेते हैं। नोट 1 ये है कि देखो क्या है, तो अगर हम सभी का लें, लिथियम, ठीक है, सभी का अगर हम जेड इफेक्टिव देखें तो क्या है, जेड इफेक्टिव जो है इंक्रीजेज बाय 0.65 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉर एस पी ब्लॉक, ठीक है। तो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव जो है वो 0.65 से बढ़ता है। ओके, तो दिस इज नोट 1, जेड इफेक्टिव से रिलेटेड फर्स्ट नोट आ गया है। लिख लिया सबने, आगे चले। नाउ
सोडियम एंड पोटेशियम का बताओ क्या होगा, जेड इफेक्टिव बताओ सोडियम एंड पोटेशियम का। ऑब्वियसली सोडियम का जेड क्या है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। एंड पोटेशियम का क्या है, इसका जेड है 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो इन दोनों का जेड इफेक्टिव क्या होगा बताओ। यस आन करेक्ट है, दैट्स करेक्ट है। तो देखो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, तो ये एक हो गया फर्स्ट, ये देखो वैलेंस शेल थर्ड ऑर्बिट है, ये n-1 वाला ऑर्बिट या पेनल्टीमेट सेल, और ये बाकी हो गया। सिमिलरली सेकंड वाले में ये फोर्थ ऑर्बिट, देन थर्ड ऑर्बिट, और बाकी ये वाले, ठीक है। इस तरह से पेयर बना लेंगे तो इजी पड़ेगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू 0.35 इंटू 0, बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, तो रिमेनिंग क्या हुआ 0, प्लस 0.85 इंटू n-1 वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 8, सो मल्टीप्लाई बाय 8, प्लस बाकी बचे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन 2, उनको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। ओके, तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा,
तो ये आ गया 8.8। तो जेड इफेक्टिव क्या आया? इट इज 11 माइनस 8.8, दैट इज 2.2। ठीक है। नाउ सेकेंड वाले में भी ऐसे ही करेंगे। तो इसमें सिग्मा क्या है? 0.35 इंटू 0, बिकॉज वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो रिमेनिंग 0 हुआ, प्लस 0.85 इंटू n-1 वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, सो मल्टीप्लाई बाय 8। इसके अलावा बाकी ऑर्बिट हमारे पास कौन से? फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट है, उनके हर एक इलेक्ट्रॉन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है वहां पर? 10 इलेक्ट्रॉन, तो मल्टीप्लाई बाय 10। तो सिग्मा क्या आया? ये हमारे पास आ गया 16.8। तो जेड इफेक्टिव जो है ये हो गया 19 माइनस 16.8, दैट इज 2.2। तो सेम वैल्यू आ रही है। ओके, हमारे पास क्या है? सेम वैल्यू आ रही है पोटेशियम एंड सोडियम। तो ये सेम वैल्यू क्यों आ रही है? देखो, क्योंकि जब हम सोडियम से पोटेशियम गए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बढ़े? टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 8 बढ़ गए, या जेड की वैल्यू 8 बढ़ गई, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 बढ़े। इसके अलावा वो 8 इलेक्ट्रॉन अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो देखो कहाँ बढ़ रहे हैं? यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2, और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 10। तो जो इलेक्ट्रॉन्स 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका नंबर सेम वैल्यू से बढ़ गया जिस वैल्यू से जेड बढ़ा। तो जेड हमारे पास 8 से बढ़ा है, तो 1 से मल्टीप्लाई होने वाले इलेक्ट्रॉन भी किससे बढ़ गए? 8 से बढ़ गए। दैट्स सॉरी, यस, सेम नंबर से बढ़ गए। तो दैट्स वाई हमारे पास क्या आ रहा है? जेड इफेक्टिव कांस्टेंट आ रहा है। ओके, तो ऐसा है कि डाउन द ग्रुप हमारे पास जेड इफेक्टिव जो है ये कांस्टेंट रहता है। डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो दिस इज नोट 2। तो लिथियम और बेरिलियम का तो ठीक है, कुछ अलग है थोड़ा। लिथियम का जेड इफेक्टिव क्या है? 1.3, एंड बेरिलियम का क्या था? 1.95। ठीक है, बाकी सभी का अगर हम देखेंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो इन सभी का जो जेड इफेक्टिव है वो 2.2 आएगा, और इन सभी का जो जेड इफेक्टिव है वो 2.85 आएगा। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? डाउन द ग्रुप कांस्टेंट होगा। ओके, सो दिस इज नोट 2। जेड इफेक्टिव जो है ये कांस्टेंट रहता है डाउन द ग्रुप। ओके, सो लेफ्ट टू राइट एस एंड पी ब्लॉक के लिए जेड इफेक्टिव बढ़ा 0.65 से, एंड जब हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप की तो जेड इफेक्टिव क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो दैट्स इट। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। ओके, रिकॉर्डिंग वगैरह तुम्हें सेंड कर दी जाएगी। बाय, टेक केयर।